हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो CDP चौथी क्लास है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे आत्मनिरीक्षण, जो कि थर्ड वाले वीडियो में आपको एक जगह नाम आया होगा आत्मनिरीक्षण के बारे में। आज उसके बारे में जानेंगे, उसका एक टॉपिक है। तो आज मैं आत्मनिरीक्षण के बारे में बताऊंगी कि आत्मनिरीक्षण क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करिए। और वहां पे मैं ये सारी नोट्स जो है जो कि BEd, DLEd, BTC, CTET, UPTET जितने भी एग्ज़ाम्स है, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, और प्रत्येक में साइकोलॉजी आता है, और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये उस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, जो कि एकदम फ्री है। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, ज्वाइन करिए। और एक और चीज़, जो कि वीडियो की टाइमिंग सेट नहीं थी, तो वीडियो की टाइमिंग सेट है। अब सुबह एक वीडियो और शाम को एक वीडियो अपलोड होगी, जो कि CDP की होगी। इसमें आगे ये सिलेबस ख़त्म होने के बाद कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे, तो जिसमें सुबह की टाइमिंग 10 से 10:30 के बीच में वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। और शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। आत्मनिरीक्षण क्या होता है? आत्मनिरीक्षण क्या है? आत्मनिरीक्षण जो है ये ना सबसे पुरानी विधि है। क्या, कौन सी विधि? खुद को जांचना। आत्म मतलब इंट्रो, खुद को जांचने की एक विधि है। निरीक्षण मतलब निरीक्षण करना, खुद का निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, खुद का निरीक्षण करना। यह विधि सबसे पुरानी विधि है। यह विधि विलियम वुंट ने दिया था। बहुत बार नाम आ चुका है इनका, बस 3 वीडियो में, इसलिए आप पीछे का तीनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं इनके बारे में बताई हुई हूँ। विलियम वुंट के बारे में, विलियम वुंट की सिद्धांत और किस किस पे इन्होंने प्रयोग किया, कौन से बाद में है। तो आत्मनिरीक्षण को देखते हैं और शुरू करते हैं। आत्मनिरीक्षण, यह विधि सबसे पुरानी विधि है। यह विधि विलियम वुंट ने दिया। किसने दिया? विलियम वुंट ने दिया। आत्मनिरीक्षण विधि में कमी जो है वो वैधता है, जिसमें आत्मनिरीक्षण करते हैं समय पता नहीं चलता कि कितना सही है कितना गलत है। आत्मनिरीक्षण में कमी जो है वह वैधता है। का अर्थ ये है कि वो वैध है, और उसमें जो कमी जो होती है, सही गलत का पता नहीं चलता है। आत्मनिरीक्षण हमें लगता है, क्योंकि हमने खुद किया हुआ होता है ना, तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये सही है कि गलत है। तो हमें आत्मनिरीक्षण करते समय हमें पता नहीं चलता कि हम जिस चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं स्वयं के अंदर, वो कितना सही है और कितना गलत है। आत्मनिरीक्षण यह मनोविज्ञान में प्रयुक्त अध्ययन की एक पारंपरिक पद्धति है, जिसमें भीतर की ओर देखना और यह निर्धारित करना शामिल है कि हमारे दिमाग में क्या विचार आते हैं। यह मनोवैज्ञानिक में प्रयुक्त अध्ययन की एक पारंपरिक पद्धति है। पारंपरिक पद्धति है। जिसमें भीतर की ओर देखना, स्वयं के अंदर देखना। भीतर की ओर देखना का अर्थ है स्वयं की ओर देखना, और यह निर्धारित करना शामिल है। स्वयं की ओर देखना और कंफर्म बताना
शामिल है कि हमारे दिमाग में क्या विचार आते हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। क्या शामिल है इसके अंतर्गत? यह आत्म अवलोकन की एक विधि है। आत्म अवलोकन की विधि, जो स्वयं की अवलोकन करे वो आत्म अवलोकन कहलाता है। यह आत्म अवलोकन की एक विधि है जहाँ छात्र यह देखता है कि वह क्या महसूस करता है और कुछ याद करने की कोशिश करते समय अनुभव करता है। कोई चीज़ याद करते समय छात्र महसूस करता है और ये देखता है कि वह क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, तो वो आत्मनिरीक्षण विधि हो गई, आत्मनिरीक्षण के अंतर्गत आता है। वही दर्शन, वही दर्शन जो है यह विधि 19वीं सेंचुरी में आई। यह विधि अंतः दर्शन का उल्टा है। और अगली पॉइंट है, यह विधि वैज्ञानिक विधि कहलाता है। वही दर्शन विधि वैज्ञानिक विधि कहलाता है। मैं इसे थोड़ा मोटा कर देती हूँ। ओके, यह विधि अंतःदर्शन का उल्टा है। यह विधि वैज्ञानिक विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? वैज्ञानिक विधि। यह व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई? व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। जे.बी. वॉनस्टन ने व्यवहारवाद में वही दर्शन का उपयोग किया था। किसने किया था? अवलोकन विधि। अवलोकन विधि क्या है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके बताना कि वो उसके दिमाग में क्या चल, किसी चीज़ को देखना और बताना, उसके बारे में ऑब्जर्व करके बताना। यह अवलोकन के लिए एक रिसर्च के लिए प्रयोग में आने वाली विधि है। रिसर्च में प्रयोग में आने वाली एक विधि है जिसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। अगर आप स्कूल में टीचिंग किए, जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं तो स्कूल इंटर्नशिप जो होती है उसमें ये सब मेथड बताए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जिससे हम बच्चे को समझ पाते हैं। तो इसका भी वीडियो मैं अपलोड की हुई हूँ, पहले का है। लेसन प्लान्स हैं और बहुत सारे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए असाइनमेंट्स हैं, नोट्स हैं। आप उसको भी देखिए अगर आप बीएड कर रहे हैं या कर रही हैं तो। द ऑब्जर्वेशन मेथड अवलोकन विधि या रिसर्च के लिए प्रयोग में लाने वाली विधि है। इसमें और क्या है? अवलोकन विधि में यह शैक्षिक मनोविज्ञान के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है। आत्मनिरीक्षण के विपरीत, जहाँ व्यक्ति आत्म अवलोकन में संलग्न होता है, कोई अन्य व्यक्ति व्यवहार पैटर्न और व्यक्ति के परिवर्तनों को देखता है। अवलोकन विधि में हम सामने किसी भी व्यक्ति या बच्चे को, जिसके व्यवहार को हम नोटिस करते हैं और बताते हैं, उसके परिवर्तनों के बारे में बताते हैं, उसके व्यवहार के बारे में बताते हैं, तो वो अवलोकन का है। अब जहाँ पे मान लीजिए हम तो ये तो दूसरे का अवलोकन किए ना, सामने कोई बैठा है तो उसका अवलोकन हम कर रहे हैं, उसके व्यवहार पे ध्यान दे रहे हैं और उसके परिवर्तन, व्यवहार में हो रहे परिवर्तन के बारे में बता। लेकिन जहाँ पे व्यवहार के अवलोकन के पहले आत्म आ जाए, आत्म अवलोकन। आत्म अवलोकन क्या होता है? आत्म अवलोकन वो होता है जहाँ पे स्वयं का हम अध्ययन करें, स्वयं के बारे में अवलोकित करें। हम किसी प्रयोग या रिसर्च करते समय अवलोकन विधि का प्रयोग करते हैं। रिसर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं स्कूल की प्रॉब्लम और बच्चे का व्यवहार, बच्चे की प्रत्येक गतिविधियाँ, जिसको ऑब्जर्व करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको
फिर अच्छे तरीके से स्थापित करते हैं उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या अच्छी चीज़ें नहीं है जिसको लाने का प्रयास किया जाता है एक्शन रिसर्च के अंतर्गत। इसके दो प्रकार होते हैं। किसके? एब्जॉर्वेशन मेथड के दो प्रकार होते हैं। सहभागी जिसमें कई लोग हों, अभागी नॉन पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, दो प्रकार के ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं। ऑब्जर्वेशन दो प्रकार से होता है। ये देखिए मेथड जो दो हैं, जो प्रकार हैं वो दो हैं जो कि दो तरह से किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पार्टिसिपेट कोई किया, पार्टिसिपेंट से हम सहभागिता करके एब्जॉर्ब करते हैं, और एक नॉन पार्टिसिपेंट। और इसको कैसे कैसे किया जा सकता है? डायरेक्ट और पार्टिसिपेटरी मेथड, जिसको देखिए डायरेक्ट या फिर पार्टिसिपेटरी मेथड कहते हैं, और इनडायरेक्ट और नॉन पार्टिसिपेटरी मेथड कहते हैं, जिसमें ऊपर यहाँ पे बताया गया है। एक सेकेंड में दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे प्रकार है, इस प्रकार और यहाँ दो प्रकार, इससे कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट को डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट निरीक्षण मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन पार्टिसिपेटरी। दोनों प्रकार से किया जाता है, तो दोनों वही है, बस इसके नाम अलग अलग हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। ओके, नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें पता करते हैं कि क्या कौन से तरीक़ों को अपनाया जाए, कौन से तरीके हैं। प्रायोगिक शैक्षिक मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। इसमें नियंत्रित वातावरण में विभिन्न स्थितियों में से एक व्यक्ति के व्यवहार के साथ प्रयोग करना शामिल है। होप आपको समझ में आता होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता मेरे बताने के तरीके से। एक्सपेरिमेंट में चर, वेरिएबल, जिसको वेरिएबल कहते हैं, चर हिंदी में कहते हैं। एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल, एक्सपेरिमेंट वेरिएबल। प्रयोग करते समय किसी घटना को चर के तरह देखा जाता है, जैसे कि स्वतंत्र और परतंत्र, जिसको इंग्लिश में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में स्वतंत्र और परतंत्र बोलते हैं। नैदानिक विधि, नैदानिक विधि जिसको बहुत पुराना मेथड है ये, क्लिनिकल मेथड। नैदानिक पद्धति जिसे केस स्टडी पद्धति के रूप में भी जाना जाता है, केस स्टडी पद्धति के रूप में इसे जाना जाता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, इसके की पॉइंट्स को याद रखेंगे। केस स्टडी पद्धति यह एक प्रकार का अभ्यास है जो किसी विशेष व्यक्ति पर केंद्रित होता है। यह एक प्रकार का अभ्यास है जो कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर केंद्रित होता है। किसी एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करके इसका निदान किया जाता है। एक नैदानिक अध्ययन का उद्देश्य सामान्य मानव व्यवहार के पैटर्न को खोजना नहीं है, बल्कि किसी विशेष व्यक्ति के व्यवहार के पीछे की समस्याओं या कारणों को समझना और उस व्यक्ति के लिए एक उपचार खोजना है। जैसे कोई डॉक्टर है, ऐसे लाइन में बैठा के एक बार तो नहीं बता सकता ना कि आपको ये प्रॉब्लम है, सबको एक साथ नहीं बता सकता। प्रत्येक को बारी बारी से बुलाएगा और उसको एब्जॉर्ब करेगा, उससे कुछ पूछेगा और क्लिनिकल मेथड का यूज़ करेगा और उस पे ध्यान केंद्रित करेगा, उसकी समस्याओं को खोजेगा, समस्याओं का समाधान, समस्याओं को समझेगा, उसके कारणों का पता लगाएगा और उपचार बताएगा।
ठीक है, ये समझ में आया सबको। विकासात्मक या आनुवंशिक विधि, द डेवलपमेंट और जेनेटिक मेथड। यहाँ पे मैं सही कर देती हूँ। शैक्षिक मनोविज्ञान की विकासात्मक पद्धति का मानना है कि किसी, यहाँ पे किसी रहेगा, किसी व्यक्ति का वयस्क व्यवहार के उनके बचपन के व्यवहार और अनुभव का अधिक जटिल संस्करण है। जो हम बचपन में सीखे होते हैं वो हमारे व्यवहार में होता है, जो कि बड़े होने पे हमारे व्यवहार में दिखता है। हेरिडिटी, आनुवंशिकता जिसको कहते हैं, इसके अंदर दो प्रकार की विधियां आती हैं। कौन कौन सी? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ स्वयं को जांचने की विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन। ये रहा हमारा आज का चौथा क्लास। कल से पूरी क्लासेस टाइमिंग पे रहेगी। आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलिएगा, की प्राइजिंग के ऑफिशियल चैनल पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे पूरे नोट्स फ्री में हैं।